नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि उस भीड़ के आगे या पीछे एक चेहरा जरूर होता है जिसकी वजह से भीड़ होती है, जो उस भीड़ के लिए जिम्मेदार होता है। जयपुर के रामगंज में भी हाजी रफत के इंतकाल के बाद जो भीड़ इकट्ठी हुई, उसमें किशनपोल के कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी और आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान भी शामिल थे। पुलिस सुरक्षा दे रही थी, यानी जिन नेता को रोकना था वो या तो अगुवाई कर रहे थे या फिर खुद उसमें शामिल थे, और जिस पुलिस को कार्रवाई करनी थी वो सुरक्षा दे रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या बस यही नियमों का उल्लंघन हुआ है? क्या बस यहीं पर कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है? आज हम आपको हर वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें हर पार्टी शामिल और नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाने में आगे हैं, और सवाल पूछेंगे, जनता सुधर जाएगी? क्या पहले नेताजी सुधर पाएंगे? किसी पर सवाल उठाना आसान होता है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना उतना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरों को अच्छाई का उपदेश देना आसान होता है, लेकिन खुद अच्छाई करना मुश्किल होता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों को जरा देखिए। पहली तस्वीर है जयपुर के रामगंज की। सैकड़ों की संख्या में लोग, सुरक्षा देती पुलिस, अगुवाई करते या शामिल होते दो विधायक। तस्वीरें हाजी रफत के इंतकाल के बाद जनाजे की है। ना विधायक ने भीड़ को रोका, ना पुलिस ने। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है। खंडार विधायक पंचायत कक्ष पहुंचे थे इंसाफ दिलाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए, लेकिन सियासत चमकाने से बाज नहीं आए। भीड़ जुटाई, नियमों को तोड़ा, जमकर कोरोना प्रोटोकॉल का, लॉकडाउन का उल्लंघन कर दिया। अब तस्वीर देखिए महाराष्ट्र की। तीसरी तस्वीर देखिए, जहां बीजेपी विधायक महेश की बेटी की शादी होनी है, उससे पहले हल्दी की रस्म निभाई गई। खुद विधायक साहब भी इस दौरान मौजूद रहे, लेकिन ना तो चेहरे पर मास्क किसी के नजर आए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नजर आई। हवा में हल्दी के साथ नियम उड़ते दिखाई दिए, ना ही शादी में शामिल लोगों की संख्या का ध्यान रखा गया और ना ही जिम्मेदारी को समझा गया। अब हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र से निकालकर गुजरात के अंदर। यह अंतिम तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कलश यात्रा निकाल रही हैं। यहां पहले पुलिस कलश यात्रा को सुरक्षा देती नजर आती है और फिर जैसे ही मामला बढ़ता है उनको गिरफ्तार करती है। यानी नियमों की धज्जियां चारों तरफ उड़ रही है, लेकिन हर भीड़ के पीछे नेताजी मौजूद है। ऐसे में सवाल यही है कि दूसरों को नसीहत देने वाले नेताजी क्या पहले खुद सुधरेंगे? और अगर जनता नियम तोड़ती है तो क्या उसके लिए नेताजी उकसाते हैं? वो अप्रत्यक्ष तौर पर कहते हैं, समझाते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आज बात इसी मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, धर्मगुरु आचार्य सौरभ राघवेंद्र जी और धर्मगुरु सैयद असगर अली जी। शुरुआत करें रफीक खान जी आपके साथ इस चर्चा की। जो तस्वीरें दिखाई दी, यकीनन वो तस्वीरें नहीं होनी चाहिए थी। हम ये भी मानते हैं कि भावनाएं होती हैं और भावनाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आप तो विधायक हैं, आपकी चलती होगी। आपने रोकने की कोशिश की, विधायक की भी नहीं चली, विधायक को भी नहीं सुना गया। देखिए, सबसे पहले तो जो आप बार बार बात ये कह रहे हैं कि विधायक अगुवाई कर रहे थे, ऐसे शब्द कम से कम मीडिया के लोगों को तो नहीं यूज़ करने चाहिए। सारी सच्चाई आप सबके सामने है। कोई किसी भीड़ की अगुवाई आज के समय में तो नहीं करना चाहता, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, ये कोई शादी या कोई ऐसा अनुष्ठान या कोई धार्मिक आयोजन नहीं था। किसी भी जात पात और धर्म से परे की बात थी, एक इंसानियत का मसला था। एक ऐसा आदमी जो जयपुर में समाज सेवी था और 36 कौम के लोग उसके साथ जुड़े हुए थे जी, और हमेशा वो समाज सेवा की बात करता था। जो आदमी, आपने आज का भास्कर पढ़ा हो तो उसने छापा है कि जयपुर नगीनों की नगरी से एक हीरा चला गया,
ऐसी ही बात थी। और जब मेरे को पता लगा, मैं कंडोलेंस के लिए उनके घर चला गया, जाके मैं वापस आ चुका था। जब मेरे को पता लगा कि उनका जनाजा, उनकी डेड बॉडी लेके जा रहे हैं और भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो गई है, तो मैं खुद वहाँ गया। वहाँ जाके उनके परिवार के लोगों को मेरे साथ खड़ा किया और खड़ा करके समाज के सभी लोगों से अपील करी कि यहाँ से सब लोग रुखसत हो जाएं और अपने घरों की तरफ चले जाएं। हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, हमें किसी तरीका का कानून नहीं तोड़ना है। उनके घर वाले और उनके परिवार के सदस्य खाली जाएंगे और बाकी लोग बाग यहाँ से निकल जाएं। आप अगर वीडियो फुटेज और आपके पास सारी चीज़ें हैं तो वो भी मिल जाएगी, आप ढूंढोगे तो, नहीं तो मैं भेज दूंगा। हमने अपील करी। समहाउ जब आदमी, एक कोई शादी ब्याह का आयोजन डिफरेंट होता है और आदमी की डेथ के इमोशंस डिफरेंट होते हैं। अपन, कोई भी इंसान शमशान में या कब्रिस्तान में जाता है तो उसमें डिफरेंट तरह के भाव आते हैं और वो सोचता है कि मैं ये काम अच्छा करूं, मैं ये काम अच्छा करूं और ऐसे करूं वैसे करूं, तो दिल से, इमोशन से काम करता है उस वक्त। तो उस वक्त की भावनाओं को आप राजनीति से मत जोड़ो कम से कम। जी सर, राजनीति से तो मैं इसको जोड़ ही नहीं रहा। और आपने कहा कि मैंने कहा कि अगुवाई की, मैंने कहा या तो अगुवाई कर रहे थे या उसमें शामिल थे। आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल यह सर, जब भी किसी के घर से कोई जाता है तो उसमें सभी चाहते हैं कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो। नियम सबके लिए बराबर है, उनकी रिस्पेक्ट हर कोई कर रहा है। वो खुद ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ईद का जश्न सामूहिक रूप से ना मनाइए, आप घर पर मनाइए। और उन्हीं के इंतकाल के बाद जनाजे में उन्हीं की दीक्षा को, उन्हीं की शिक्षा को अगर दरकिनार कर दिया जाएगा तो फिर क्या कहा जाए सर? विजेंद्र जी, यही तो बात कह रहा हूं। उनके परिवार के लोगों के साथ खड़े होकर हमने अपील करी लोगों को जी कि अपने को यहीं से डिस्बर्स हो जाना है, यहीं से भीड़ को डिस्करेज करना है, यहीं से लोगों को बोल देना है कि आप घर चले जाओ। ऐसे में अपन ये सेंटेंस यूज कर दें कि साहब नेताजी अगुवाई कर रहे थे, ये सरासर गलत है। इस तरह की बात हमको, लेकिन सर जो सड़कों पर तस्वीरें दिखाई दी हैं जिसमें बाकायदा पुलिस सिक्योरिटी दे रही है, उन तस्वीरों के लिए भी कुछ कहिए। सरकार संवेदनशील है, सरकार सिक्योरिटी नहीं दे रही है। भीड़ ज्यादा हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस का जो जितना स्टाफ वहां मौजूद था वो उनको रोक पाने में सक्षम नहीं था। तो जिस तरह के हालात हो जाते हैं, उससे स्थिति से निपटने के लिए जो बेस्ट से बेस्ट उपाय पुलिस कर सकती है, जनता कर सकती है, जनप्रतिनिधि कर सकता है, वो किया गया। ठीक है सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि सारी तस्वीरें सही हैं, फिर तो कहीं पर भी भीड़ जुट जाए, पुलिस अगर असमर्थ है, अगर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो सारी तस्वीरें फिर जायज ही हैं, नाजायज तो कुछ है ही नहीं। फिर सर, बीजेपी विधायक मदन दिलावर जी भी हमारे साथ जुड़े। मदन दिलावर जी, बीजेपी पुरजोर तरीके से कह रही है कि कांग्रेस के राज के अंदर इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, एक विशेष समाज के प्रति नरमी बरती गई। मैंने और तस्वीरें भी दिखाई हैं सर, गुजरात की तस्वीरें दिखाई मैंने, महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाई। हाल तो वहां का भी ऐसा ही है, मतलब जहां जैसी सरकार वहां वैसी नीति के हिसाब से काम होगा। मैं तो रफीक जी से जानना चाहता हूं कि इस भारत के कानून को मानते हैं या नहीं है जी? ये राजस्थान के कानून को मानते हैं या नहीं? इसका हिंदुस्तान में विश्वास है कि नहीं कि ये करे? भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बह करके तुम इस प्रकार का अन्याय करोगे जनता को और कोविड में झोंकने की कोशिश करोगे, राजस्थान को बर्बाद करने का षड्यंत्र करोगे। लेकिन मुझे लगता है आपने तस्वीरें देखी नहीं, मैंने तस्वीरें आपको दिखाई। मैंने तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की दिखाई, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कलश यात्रा निकाल रहे हैं। मैंने तस्वीर महाराष्ट्र की दिखाई, जहां बीजेपी विधायक की बेटी की शादी और वहां पर हल्दी की रस्म में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, राजस्थान की बात कर रहा हूं। अभी राजस्थान की बात कर रहा हूं। यही तो दिक्कत है सर, मैं राजस्थान यही तो दिक्कत है। जब अपने गिरेबान में झांकने की बारी आती है, हम कोई नहीं झांकते। राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं अभी राजस्थान की बात कर रहा हूं। जहां भी ऐसा हुआ है वहां निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए, चाहे हिंदू या मुसलमान है, सबको दंड मिलना चाहिए। लेकिन क्या रफीक जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के, राजस्थान के कानून को मानते कि नहीं मानते? मैं किसी सूरत में समर्थन की बात नहीं कर रहा हूं। और ये सोमगिरी जी महाराज बीकानेर में जो उनका निधन हुआ था, तब अंतिम यात्रा निकल रही थी, तब तो बैरिकेड्स लगाए थे पुलिस ने। नहीं कर रहा हूं मैं, ये इसका मतलब हिंदुस्तान में विश्वास नहीं करते हैं, इनकी सरकार अलग से चलती है।
नहीं, वो तो पार्टियों की सरकार अलग से ही चलती है सर। सरकार को नहीं मानते। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीरें मैंने दिखाई, वहां भी किसी ने रोका, 500 लोग इकट्ठे वहां भी पुलिस ऐसे ही खड़ी हुई थी, ऐसे ही कलश यात्रा निकल रही थी, ऐसे ही फिर हंगामा हुआ, वीडियो वायरल हुआ तो कार्रवाई कर दी जैसे रामगंज में हो गई। यही तो मैं समझा रहा हूं सर। मदन जी, मेरे को बड़ा अफसोस होता है, रामगंज में कहां कार्रवाई हुई है? रामगंज में कहां कार्रवाई हुई है? 11 लोगों के, मैं ये कह रहा हूं, मदन दिलावर कार्रवाई हुई है, मेरे पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज होता है, मेरे पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है भाई, 124 का राजद्रोह का मेरे पे भी मुकदमा दर्ज हुआ है, कार्रवाई हुई है, खिलाफ कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। तुम्हारे तो छोटा सा मुकदमा दर्ज हुआ है, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। राजद्रोह का मुकदमा तुम्हारे ऊपर दर्ज नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का दर्ज नहीं हुआ, मदन दिलावर के ऊपर राजद्रोह का दर्ज हुआ है। जबकि कहीं मैंने कोविड नियमों की अवहेलना नहीं की, मैंने कोविड नियम की अवहेलना करने वालों को आगाह किया था। मुकदमे दर्ज होंगे आपके ऊपर। अरे मुख्यमंत्री ने जैसा आपका कैरेक्टर है, डीएम को एसपी को इसलिए डांटा, आप करते हो, बीकानेर के एसपी को और कलेक्टर को इसलिए डांटा, ये एक संत का निधन हो गया, फैलाने के अलावा कोई बात नहीं करते हो। कांग्रेस, मैं ये कह रहा हूं, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। जो ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ धर्मवीर सैयद असगर अली जी है। सैयद असगर अली जी, देखिए अफसोस सबको है, चाहे वो जब भी दुनिया से कोई जाता है तो दुख होता है, लेकिन जो वो दीक्षा देके गए, जो वो शिक्षा देके गए, उन्हीं को दरकिनार कर दिया गया। उन्हीं के जनाजे के अंदर अगले ही मिनट भुला दिया गया कि वो हमें क्या सीख देके गए। असगर अली जी, देखिए विजेंद्र जी, हम एक संवेदनशील समाज में रहते हैं और उसका हिस्सा हैं। 4 मौके ऐसे होते हैं जहां पर लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, खुशी का मौका, गम का मौका, आस्था का मौका और विरोध और आक्रोश का मौका। ऐसे मौके पर लोग बाहर आ जाते हैं और उनको कोई लीड नहीं करता। सबसे पहली चीज़ तो इसकी हम कोविड प्रोटोकॉल की हमेशा पालना की। इस बार भी इबादत जो है मस्जिद में हो रही है, यहाँ तक के एक एक घर से 3-3 जनाजे एक एक समय में उठे, लेकिन उसकी भी पालना की गई। लेकिन क्या है कि ये जो आप ये देखें कि कौन से शख्स का इंतकाल हुआ है, ये वो शख्स हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, खुद माननीय अशोक गहलोत जी का भी ट्वीट उनके लिए आया है, और जितने भी हमारे जयपुर के प्रतिनिधि हैं, चाहे जमात इस्लामी के नाजिमुद्दीन साहब हो, चाहे मुफ्ती अमजद साहब हो, चाहे और दूसरे समाज के साथियों नईम रब्बानी हो, और जो है अकबर साहब हो, शिया आलिम, इन सब ने अपने अपने वीडियो बनाकर भेजे और सबसे अपील की है। खुद आपके पास जानकारी अधूरी है, मैं कहना चाहूँगा, मेरे पास एक वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आप उसको चलाएँ। खुद उनके भाई हाजी रफत साहब के बड़े भाई हाजी यासीन साहब और उनके भतीजे ने खुद अपील की है। इंतकाल हुआ है सुबह फजर के बाद और उनकी अपील आई है दिन में 1:30 बजे कि 4 बजे जनाजे की नमाज है, इसलिए आप लोग कोई भी इसके अंदर डायरेक्ट शामिल ना हो, चाहे आप कब्रस्तान पहुंच जाएं लेकिन इस जनाजे में शामिल ना हो। तो लिहाजा उनकी तरफ से बाकायदा अपीलें की गई, जैसे माननीय विधायक जी भी कह रहे हैं कि उनके जानना चाहता हूं फिर सुनी किसकी जाती है, लेकिन नहीं सुनिए, मैंने ये कहा ना कि 4 चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर लोग बाहर आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी किन्नरों ने जो है कि विरोध किया, नारी के नाके क्षेत्र के अंदर आए लोग बाहर। और एक चीज समझ लीजिए सर, 25 आदमी एक चीज समझ लीजिए, मैं बता दूं, 25 आदमी प्रोटोकॉल तोड़े या 500 आदमी प्रोटोकॉल तोड़े, बात बराबर है। 30 मई की बात है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का सरकार के 7 साल पूरे हो रहे थे। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको सादगी से मनाएंगे, लेकिन उनके चाहने वालों ने हर राज्य के अंदर उस दिन रसोई बांटी। मैं कह रहा हूं 25 आदमी हो या 500 आदमी हो, प्रोटोकॉल तोड़ना एक जैसा है। तो लेकिन किसी एक बंदे ने भी उनके खिलाफ कहीं कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि मानव सेवा का काम था। तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनको भड़का रहा है, कोई उनसे कह रहा है कि आप प्रोटोकॉल तोड़ो। प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, ऑनलाइन नमाजें हो रही हैं, ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं, नमाज के लिए सब मस्जिदें बंद कर दी गई। ईद जैसी इतनी बड़ी नमाज जो साल में एक बार पढ़ी जाती है, मैं जितनों को सुना हूं, इसका मतलब तो ये हो गया कि राजस्थान के अंदर, देश के अंदर कभी भी कुछ भी हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, पीछे भावनाओं का नाम दे दिया जाएगा। भावनाओं का नाम मैंने नहीं लिया। और क्या बचता है सर, बताइए ना मुझे। 4 चीजें ऐसी होती हैं जिस वक्त लोग बात नहीं मानते। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं लॉकडाउन चल रहा है, बेवजह अगर कोई घर से निकल रहा है वो रुका कैसे नहीं? विजेंद्र सर, लॉकडाउन का पालन हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में हम जो भी हमारे तस्वीरें लॉकडाउन की थी, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो राज्य सरकार पूछ रहा हूं, ये लॉकडाउन की तस्वीरें थी कि हमने अपने आप को बचाए रखा है। इन सब चीजों के अंदर हमने राजस्थान की बहुत अच्छी कंडीशन है। हालांकि
हालांकि हम इसके खिलाफ हैं कि कोई प्रोटोकॉल हम तोड़े या किसी से टूटता है, ये बिल्कुल वाकई गलत बात है। लेकिन ये कहना कि कोई अगवाई कर रहा, जनाजों की कोई अगवाई नहीं करता सर, जनाजे आस्था पर मबनी होते हैं, लोग अपना आप पहुंचते हैं। लोगों को रोकने, ये तो हम ये समझ सकते हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर लोग पहुंच रहे हैं सर, मैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर से ऑफिस आता हूं, जी जी, सिर्फ 2 किलोमीटर दूर से मुझे 2 जगह रोका जाता है, 2 जगह गाड़ी चेक होती है, मुझसे पूछा जाता है आप कहां जा रहे हैं, और हर दिन वही रूट है, 1 महीने से मैं वही कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, जब इतने हजार लोग निकले, सैकड़ों कह लेता हूं, जब निकले एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, तब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। मैं ये कह रहा हूं, ये आपका सवाल सही है। आप ये देखें, उनके घर से कब्रिस्तान की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर की है, और लोग उनके घर की गली के अंदर तो हो ही नहीं सकते, हजारों लोग इकट्ठे, ऐसा हाल है। तो ये लोग अपने अपने अलग अलग एरिया में खड़े थे, जिन लोगों ने बनाया, यहां तक के हमारे हिंदू दुकानदार भी हाथ जोड़े दुकानों पर खड़े हुए थे। मैं कह रहा हूं सर, सब जिम्मेदार है। मैं इसको अभी तक मैंने धार्मिक रंग दिया ही नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहीं शब्द इस्तेमाल किया सर, मैंने हिंदू मुसलमान शब्द इस्तेमाल किया अभी तक? मैं ये कह रहा हूं कि इस आस्था में वो लोग भी शामिल, मैंने हर वो तस्वीर दिखाई जहां नेता जिम्मेदार हैं, जहां जो जिम्मेदार हैं वो लापरवाह हुए हैं। बिल्कुल, मैंने महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाई, मैंने गुजरात की तस्वीर दिखाई, सर मैं कह रहा हूं मैंने सवाई माधोपुर की तस्वीर दिखाई। मैं कह रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में 30 तारीख को जो हुआ सबने देखा, 25 आदमी तोड़े प्रोटोकॉल या 500 तोड़े, बात है कि सबने देखा, रसोई बटी नहीं बटी। नहीं तो फिर आम आदमी मरेगा सर, और नेता आम आदमी मरेगा, नियम कानून सारे आम आदमी के लिए कि वहां किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। आचार्य सौरभ राघवेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई दे रही है, इसका मतलब तो यह है कि आस्था के नाम पर कुछ भी करते रहिए। गुजरात में कलश यात्रा निकलेगी, यहां जनाजा निकलेगा, आम आदमी जो कई महीनों से घर में कैद है, वो बस टीवी पर बैठकर ये तस्वीरें देखे और देखे कि उनको रोका जाए, बाकी सब खुला है। जी विजेंद्र भैया, ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है, और विशेष तौर पे अभी राजस्थान में 2 घटनाएं हुई है पिछले 3 महीने 4 महीने के दौरान। जो एक कोरोना महामारी में एक गाजी फकीर, जो एक उनके लिए इतनी लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, और अब वर्तमान में अभी 2 दिन से ये जो घटना चल रही है अपनी देखने में कि ये ऐसी क्यों है, इनके पीछे क्या कोई लगाम नहीं है, इनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है तो सरकार है, आदमी है जिसके पीछे इतनी भीड़ चल रही है। अभी मौलाना जी कह रहे थे कि साहब उनको पीछे एक आस्था का विषय, आस्था का विषय हमारे हजारों मंदिर है जयपुर में, जहां सुबह से शाम तक दर्शनों के लिए भीड़ लगी रहती, आज वो भीड़ क्यों नहीं है? यूं तो मस्जिदों में भी भीड़ नहीं है सर, लेकिन मस्जिदों के अंदर कतारें लगी हुई हैं। देखिए विजेंद्र भैया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। आज अगर हम संत समाज का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, संत समाज का दायित्व ले रहे हैं, तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे ये बताइए सौरभ जी, मुझे ये बताइए, जो गुजरात के अहमदाबाद में हजारों की संख्या में कलश यात्रा हो रही है और वहां पर पुलिस सिक्योरिटी दे रही है, वहां किसकी जिम्मेदारी है सर? वहां पे भी जिन्होंने ये आयोजन किया है उनकी ये जिम्मेदारी है पूरी, ये और ये निंदनीय कार्य है। ये चाहे कुंभ का मेला हो, कलश यात्रा की तो अगुवाई होती है, बिल्कुल, आप जनाजे की अगुवाई नहीं होती है। अगुवाई दोनों में होती है, किसमें नहीं? जनाजे में लोग पहुंचते हैं सर, लोग पहुंचते हैं, आपको आस्था है, आप देखिए कलश यात्रा में भी ये है कि एक बाकायदा आदमी घर घर से लेडीज निकलती है और वो खुद लेके निकलती है। इसे ये नहीं कह सकती कि आप निमंत्रण बांट रहे हो, वही जैसे आपके कार्य है ना वैसे ये, इसको लेकिन सही दिशा में लीजिए। लिस्टिंग होती है, नाम होते हैं, मैं तो एक चीज मानता हूँ, यहाँ कुछ नहीं होता सर। रफीक खान जी भी थे, कुछ नहीं होता, मदन दिलावर जी भी थे, उन्होंने जो उनके जो वक्तव्य थे, एक बॉल को दूसरे बॉल अपने जैसे कहते हैं अपने पाले से दूसरे पाले में डालना, जिम्मेदारी दोनों नहीं ले रहे, और कहीं ना कहीं ये कमी है इन नेताओं की, इनको जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी। जो सरकार में बैठे हैं उन नुमाइंदों की ये जिम्मेदारी है कि क्यों उनके नाक के नीचे, जयपुर शहर में जहां सरकार कैबिनेट बैठती है, वहां उनके नाक के नीचे ऐसे 30 मई के लिए नहीं बोलेंगे, 30 मई के लिए नहीं बोलेंगे क्या? मेरा सवाल है और इस सवाल को आप मुझे लगता है समझ पाएंगे सर, ये सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। सवाल यह कि मैंने बताया कि 2 किलोमीटर से मैं घर से आता हूं, हर दिन एक ही रूट से आता हूं, 2 जगह मेरी चेकिंग होती है, हर दिन मुझसे पूछा जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि जब इतने ज्यादा लोग एक जगह पहुंच रहे थे, क्या पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? एक आम आदमी दूध लेने निकलता है तो उसको बता के निकलना पड़ता है, ये ऐसे कैसे हो गया? मैं विजेंद्र जी, आपकी बात, आपका सवाल बिल्कुल जायज है विजेंद्र जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, और जो आचार्य जी बैठे हैं जिन्होंने अभी बात कही, उनकी भी बात समझ रहा हूं। पहले तो आप स्थिति को समझो सबसे पहले, कि मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि मैंने तो भीड़ को डिस्करेज ही किया है, वहाँ जाके जितनी भीड़ और होती उसको कम किया है, वहाँ ऐलान किया है कि लोग बाग साथ में नहीं जाएं। अब जहाँ तक बात आती है, ये कह रहे हैं जिम्मेदारी लेने की, बिल्कुल जिम्मेदारी ले रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कहीं बचने की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं आता हूँ 2 किलोमीटर से और मेरे को 2 जगह रोका जाता है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये जो जगह हैं,
इस पूरी जो पास पड़ोस का जितना इलाका है, बाहर से आए बगैर ही उस पूरी लाइन के, उस पूरे एरिया के आदमी जो आधा किलोमीटर बाय आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, ये पूरा डेंसिटी वाला इलाका है। 3-3, 4-4 मंजिली, 5-5 मंजिले मकान बने हुए हैं और लोगों का, आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग तो इनके आपस के रिश्तेदार थे। तो वो सब जब जैसे ही जनाजे की नमाज शुरू हुई, वो घर से निकल के वहाँ आ गए और जैसे ही जनाजे का चेहरा दिखाया, लोग बाग अपने इमोशंस को रोक नहीं सके। न प्रशासन को ऐसा अंदाजा था कि इतने सारे लोग बाग एक साथ आ जाएंगे जनाजे के साथ में, न मेरे को अंदाजा था। मैं जैसे ही मेरे को पता लगा, मैं पहुंचा, मैंने उनके भाई को साथ में खड़ा किया, उनके नेफ्यू को साथ में खड़ा किया, मैं खुद साथ में खड़ा हुआ और एक बहुत ज़बरदस्त अपील हमने जारी की। उसका अपील का बहुत असर भी हुआ और काफ़ी लोग कम भी हुए। लेकिन आप पूरा जब उसका सिनेरियो देखोगे तो जिस रूट से जनाजा गया है, वहाँ लोग बाग रास्ते में खड़े थे और एक ऐसा आदमी जिसकी आवाज़ पे लोग ईद की नमाज घरों में पढ़ रहे हैं, जिसकी आवाज़ में लोग लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, वो आदमी की अगर अकस्मात मौत हो जाती है तो लोगों में ये होड़ सी मच गई कि हम भी कंधा देवें जी। तो ऐसी स्थिति में भीड़ बेकाबू हो गई। हमने जितना हम कंट्रोल कर सकते थे हमने किया और जनाजे की कोई अगुवाई नहीं करता है। मैं वहाँ से निकल के और सीधा जहाँ इनका जनाजा दफन होना था वहाँ चला गया और जनाजे को ले जाने से, डेड बॉडी को ले जाने से काफ़ी पहले चला गया। तो पूरी कोशिश की गई कि भीड़ कम से कम हो और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि जितनी भीड़ थी उससे 2-3 गुना लोगों को हम वापस कर पाए, वहाँ से वापस भेज पाए। तो ये अपील का फ़र्क भी पड़ा। तो ये जो बात आप कहना चाह रहे हो बार बार कि मैं आता हूँ और मेरी चेकिंग नहीं होती है, वो उसमें कोई दो राय नहीं कि उसके बाद की चेकिंग बैरियर सारे थे, लेकिन फिर इतने लोग बाग आ गए कि उनको संभाल पाना मुश्किल था। तो जो बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट कर सकता था वो काम किया और उसको जनाजा वहां मदन दिलावर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मदन दिलावर जी, क्योंकि आपके हिसाब का टॉपिक है सर, इसलिए मुझे लग रहा है आप खुलकर बोलेंगे, लेकिन खुलकर मैं ये भी बोलिए कि इस तरीके की घटनाएं और भी जगह हो रही हैं, अलग अलग तरीके से हो रही हैं। मदन दिलावर जी, मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मैंने अपील की, सब लोग चले गए, अधिकांश लोग चले गए और मैं वहां चला गया। ये गए जब 15,000 लोग नहीं थे क्या? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं टीवी पे बैठ करके। लोग चले गए, ये बड़े समझदार बनने की कोशिश कर रहे थे। 15,000 जब मदन दिलावर के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा हो सकता है तो रफीक खान के ऊपर क्यों नहीं हो सकता? अगर दरगाह के अंदर जहां मैं गया और अगर 15,000 आदमी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीकानेर एसपी के कलेक्टर को डांटा जा सकता है। सोमगिरी महाराज के निधन पर लोगों के जाने पर से उनको डांटा जा सकता है। अरे तो फिर इनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा सकता? ये राजस्थान के कानून नहीं मानते, हिंदुस्तान के कानून नहीं मानते। ये बताइए आप नागरिक है कहां के? पार्टी का मामला है, लेकिन हम यह सवाल कर रहे हैं कि अगर जो जिम्मेदार हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? बीजेपी नेता मैं मुख्यमंत्री मनीष पारिक जी मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष पारिक जी, मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं। मनीष पारिक जी, जो घटना हुई उसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता बोले हैं, तमाम नेता। लेकिन मैं राजस्थान नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। जब गुजरात की तस्वीर हम दिखाते हैं तो कहते हैं वो गुजरात का मामला है, वहां से हमारा क्या लेना देना। जब मैं महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक की बेटी की शादी की तस्वीरें दिखाता हूं तो कहते हैं कि महाराष्ट्र का मामला, हमारा क्या लेना देना। मतलब जब अपने गिरेबान में झांकने की बारी आती है तो हम झांकने को तैयार ही नहीं होते हैं। नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं विजेंद्र जी, ये जो डूंगरपुर का गिरेबान है ये मेरा गिरेबान है। ये जो साले मोहम्मद जी का जनाजा है उनके वालिद साहब का, वो मेरा गिरेबान है। ये जो यहाँ जयपुर में गुलाबी नगर में हो रहा है ये मेरा गिरेबान है, मैं इसी में झांक रहा हूँ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि असगर अली साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने 2 सालाना जश्न मनाया तो सब लोगों ने मास्क नहीं लगाया, बड़े बड़े प्रोग्राम करे। ये गलत बयानी है। वर्चुअल प्रोग्राम हुए, डिस्टेंसिंग हुई, मास्क लगाए, छोटे छोटे प्रोग्राम हुए, गाय को चारा दिया, पक्षियों को वो दिए और गरीब को रोटी दी। मनीष जी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मनीष जी पूरे राजस्थान से वीडियो आ जाएंगे। एक बार मनीष जी पूरे राजस्थान से वीडियो आ जाएंगे। जी एक ही भाषा बोल रहे हैं
मनीष जी पूरे राजस्थान से वीडियो आ जाएंगे। हमने बहुत समझाया, लोग माने ही नहीं। मनीष जी पूरे राजस्थान से वीडियो आ जाएंगे। 30 मई के बारे में बोलो ना कुछ। मान लीजिए 30 मई के बारे में बोलो ना। नहीं मानते हैं आपकी बात नहीं मानते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं तो डूंगरपुर में मस्जिद में इतने लोग इकट्ठे वापस गए भी। आप वहाँ कोई अपील करने वाला था? काफी लोग वापस गए भी पार्टी का माने। रफीक साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रफीक खान साहब, आप जिम्मेदार, मैं नुमाइंदे हैं, उन लोगों के नुमाइंदे हैं जो आपके भरोसे वोट देके बैठे हैं वहां। अब अगर कल को कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी जिसकी है वो अपनी आंखें नीची करके बैठे, ये ठीक नहीं है। और असगर अली साहब को तो सोचना चाहिए था, ये धर्मगुरु की सीट पर बैठे अभी, ये अभी भी मोदी जी पर आरोप वो बात कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने तो सर मना किया है, मोदी जी ने तो मना किया है कि सादगी से मना है, लेकिन वर्कर कहाँ माने? मोदी जी ने तो मना किया लेकिन वर्कर कहाँ माने? मनीष जी पूरे राजस्थान से वीडियो आपको दिखा दिए जाएंगे। पारिक साहब पूरे राजस्थान से वीडियो आ जाएंगे। मतलब ये थोड़ी ना कि कोई ये गलत कर रहा है तो सब गलत करते चले जाएं, उसके लेकिन कहीं भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। ये कहाँ का तर्क हुआ? गरीबों की मदद हो रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी जहां भी जैसे भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है और उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? ईद को घर पे मनाया ना, कि असगर अली साहब के कहने से कोई जनाजे से नहीं गया। अरे सर 30 मई धर्मगुरु है, 30 मई को अगर कोई प्रोग्राम करता है तो वो लीड करता है सर, उसको कोई अगुवाई करता है, जनाजों की कोई अगुवाई नहीं करता। मैं ही नहीं बल्कि रफीक साहब ने अपील की। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, तो आप सरकार को क्यों नहीं कह रहे? नहीं, आप मुझे एक बात बताइए असगर साहब, अब सरकार को कहिए ना कि जनाजे में किसी को आने से नहीं रोके, किसी के अंतिम सफर में किसी को आने से नहीं रोके, फिर क्यों बैरियर लगाया गया कि 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे? ये बिल्कुल आपकी तो सब पर लागू होता होगा ना सर? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी ना किसी के परिवार से कोई चला गया उसके रिश्तेदार शामिल नहीं होना चाहते, सब शामिल होना चाहते हैं। 100% सत्य है, आप बात समझे। ये तो सरकार वाकई ये फेलियर अगर वहां के थानों का है तो ये हम कहने में कोई गलती नहीं है कि एक अति परिचित व्यक्ति के अगर जान जा रही है तो प्रोटोकॉल पहले से ही वहीं पर ही रहना चाहिए कि भाई देखो यहाँ ऐसे लोग नहीं होना चाहिए। जब जिस दौर में हम अपने ईश्वर को, अल्लाह को घर बैठकर याद कर रहे हैं, बिल्कुल क्या उनको याद नहीं किया जा सकता था? क्या उनको अंतिम बार याद नहीं किया जा सकता था? देखिए बिल्कुल किया जा सकता था सर। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ है। कांग्रेस स्वर्णिम, सवाल बहुत सीधा है और सवाल ये कि क्या ये सुरक्षा का फेलियर नहीं है? जिस जोर में हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों को बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घर पर रहकर अपने अपने इष्ट देव को याद कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए, इनको भी अंतिम विदाई दी जा सकती थी। जी ये बात आपकी सही है, लेकिन सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी की और गाइडलाइंस की पालना करवा रही है। जहां गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है वहां पे गाइडलाइंस को उल्लंघन करने के विरुद्ध करने वालों के विरुद्ध एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का भी पालन किया जा रहा है। प्रशासन अपने कार्य में मुस्तैद है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सही है और मुझे जहां तक जानकारी है कि वहां पे अपने बड़े ही एक मुअज्जिज व्यक्ति हैं हाजी रफैक साहब, जब उनका जनाजा निकला तो जनाजा निकला तब भीड़ नहीं थी, जब वो रास्ते में आते गए, लोग अपने घरों से बाहर आते गए अंतिम दर्शनों के लिए। और निश्चित रूप से ये बात सही है कि प्रशासन ने, हमारे जो विधायक वहां मौजूद थे और मुअज्जिद समाज के लोगों ने वहां पे अपील करी और लोगों को रोकने के लिए कहा, रोका गया। और ये आज जो स्थितियां बनी है, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांककर ये देखना चाहिए, जब ये कार्रवाई करते हैं या कहीं भी कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उनके विरुद्ध या इनकी जहां जहां सरकारें होती हैं और जब ये खुद कानून का उल्लंघन कर रहे होते हैं तो क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करता है? और निश्चित रूप से आज अपनी नाकामियों को, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की नाकामियों को, जिसकी निंदा सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक कर रहा है, उसको छुपाने के लिए ये राज्य सरकार पर अनर्गल और जो कहना चाहिए सत्यहीन आरोप जड़ने का कार्य कर रहे हैं, केवल इस कारण से कि मोदी सरकार की नाकामियों को ढका जा सके। लेकिन यहाँ का प्रशासन मुस्तैद है, अपने काम कर रहा है। मुस्तैदी थी सर, जो प्रक्रिया चतुर्वेदी जी, मुस्तैदी नजर आई आपको? इसको मुस्तैदी कहते हैं आप। अगर कोई आदमी अपने परिजन की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज करता है ये सोचकर कि उसको दूसरे लोक में खाने की दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, जुर्माना लगा दिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। और ये राजस्थान में हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। लेकिन सवाल यही कि क्या वाकई में जिस तरीके की तस्वीरें गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर सवाई माधोपुर और राजस्थान के जयपुर के अंदर, राजस्थान के दिल के अंदर दिखाई दी है, क्या
ये एक बड़ा फेलियर पार्टियों का जो वोट बैंक के चक्कर में नियमों से खिलवाड़ होने देती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज की जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और उनके अंदर नेता भी दिखाई दे रहे हैं, क्या वाकई में भीड़ के पीछे एक चेहरा होता है, आगे एक चेहरा होता है, या गलती से वो चेहरा बन जाते हैं। रामगंज के अंदर जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दी, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर जिस तरीके की तस्वीरें दी, कैसे आम आदमी ये समझे कि वो कई दिनों से, कई सप्ताह से घरों में कैद है और अचानक से पूरे प्रोटोकॉल टूटते हुए दिखाई देते हैं। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। रफी खान जी, आपके पास में आ रहा हूं। सर, बीते साल में चलते हैं 2020 में, जब रामगंज के अंदर कोरोना फैला था, इसी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था कि हर घर के, हर गली के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया था और उसकी वजह से रामगंज का मॉडल फिर पूरे राजस्थान में दिखाई दिया था, नजीर बन गया था। सर, डेथ होने और सुपुर्दे खाक होने के बीच में 9 घंटे थे, अगर मैं गलत नहीं सर। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता था? क्या फेल्योर नहीं कि समझ पाए कि इतने बड़े शख्सियत हमारे बीच से चले गए हैं, हीरा हमारे बीच से चला गया है, उनके भावनाओं में लोग बहेंगे, उसके लिए पहले से कार्रवाई तैयारी करते, पहले से पुलिस को वहां अलर्ट कर देते, दिक्कत ही नहीं आती। देखिए सुनिए, मैंने सुबह 9 बजे कमिश्नर पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि ऐसी स्थिति है, हमें स्पेशल इंतजामात कर देने चाहिए थे, लेकिन पुलिस का ये अंदाज़ा नहीं था। आप एक बात समझने की कोशिश करो कि जब हम वहाँ से निकले हैं और जब मैं वहाँ से निकला हूँ, भीड़ को डिस्करेज कर दिया गया और लोगों को बोला अपने अपने घरों में चले जाएं, तब इतने लोग बाग नहीं थे। ये अभी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे पारिक साहब, इनको मतलब मैं कैसे अल्फाज यूज़ करूँ, इनकी तरह मैं बदतमीज़ नहीं हो सकता, मैं सही शब्दों में बात करूँगा। ये कह रहे हैं कि हमारी किशनपोल, हमारा परकोटा। अरे भाई, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं है, ये एक समाज सेवी की डेथ हुई है और जो उनके दर्शन करने पहुंचे उस पर किसी पार्टी का टैग नहीं लगा हुआ, वो किसी पार्टी का टैग नहीं लगा हुआ उसके ऊपर। वो जो आदमी वहां दर्शन करने पहुंचा है उसके ऊपर किसी पार्टी का टैग नहीं लगा हुआ, वो अपने उस समाज सेवी को दर्शन करना चाहता था, जो उनको अकस्मात छोड़ के चला गया, जिसने बरसों से उनकी सेवा करी है। आप बात को घुमा रहे हो, पार्टी पॉलिटिक्स में ला रहे हो, बीच में मौत के साथ राजनीति करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए किस तरह के अल्फाज आप यूज कर रहे हो। एक आदमी, एक समाज का एक प्रभुत्व आदमी, जिसे कोरोना जैसे टाइम में, कोरोना जैसी महामारी में आदमी घर से बाहर नहीं निकलता है बिना किसी इमरजेंसी के। ये इमोशंस थे पब्लिक के। प्रबुद्ध संत नहीं थे क्या सोमगिरी जी महाराज बीकानेर के? समझ नहीं पाया। प्रबुद्ध संत नहीं थे क्या सोमगिरी जी महाराज बीकानेर के? जब जनाजा शुरू हुआ है, तब नंबर कम था, और जब रस्ते में लोग बाग आए, रस्ते से लोग बाग निकल के आ गए, घरों से लोग बाग निकल के आ गए, ऊपर से लोग बाग मकानों से हाथ जोड़ के जनाजे को विदा कर रहे हैं, रुखसत कर रहे हैं। आप उस पर राजनीति कर रहे हो। अरे तो आसमान से थोड़ी आएंगे, घरों से आएंगे। रफी खान जी, और एकदम से बाहर, एकदम से सड़कों पे आप जब खुद मान रहे कि मैंने 9 बजे थाने को कमिश्नर साहब को सूचना दे दी, इसका कतई समर्थन। रफी खान जी कह रहे हैं कि मैंने 9 बजे जब पुलिस को, महकमे को सूचना दे दी थी, और उसके भी 9 घंटे बाद अगर ये कार्रवाई हो रही है, क्या आपका पुलिस डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं फेल नजर नहीं आ रहा? क्या आपका रफी खान जी, आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि आपका पुलिस विभाग फेल हुआ है? इस जगह डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग की गलती है, ये आप जिम्मेदारी लेंगे? क्या पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? रही है। अगर आप एक बात बताओ, कल को आप ये कह देंगे वहां पे डकैती हो जाए, कल को आप कह देंगे थाने वालों को तो टाइम लग गया साहब आने में, हजारों डकैत थे वहां, तो
अगर कोई घटना घट जाए, भगवान नहीं करे, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई घटना घट जाए, ये तो ठीक है रफीक खान जी, देखिए जिम्मेदारी आप शादियों में आदमी बुला लो तब कोई गुनाह नहीं है। आप जिम्मेदारी लेंगे, इमोशन से आ जाए तो जिम्मेदारी वो टालेंगे नहीं। आप कह रहे हैं 9 बजे मैंने पुलिस महकमे को सूचना दे दी, पुलिस में बड़े-बड़े क्या इतने भी कर्मचारी नहीं है, इनवाइट कर रहे हो लोगों को। अरे बड़ी शर्म की बात है, आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, कितनी देर से सुन रहे हैं। अरे सर वो तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ मैं गलत हूँ, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ पुलिस की गलती है, और क्या कहें बताइए, वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस का फेलियर हो रहा है। ठीक है अब रुक जाइए सर, लेकिन रफीक खान जी दिल पर हाथ रखिए सर, रफीक खान जी दिल पर हाथ रखिए। एक ऐसे शख्स जिन्होंने ईद के मौके पर कहा कि सामूहिक प्रोग्राम नहीं होंगे, घर पर रहकर ईद मनाइए, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कीजिए। सोचिए सर, उनको सच्ची श्रद्धांजलि इससे बेहतर और क्या होती कि जो उन्होंने सिखाया उसकी हम पालना करते, एक शांतिपूर्ण तरीके से उनका जनाजा निकलता, सुपुर्दे खाक होते, और बहुत से माध्यम हैं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के, उनके दर्शन करने के, सब हो सकता था सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विजेंद्र जी, इसमें कोई दौराय नहीं। जिस आदमी ने हमेशा शांति प्रिय और कोरोना गाइडलाइन, और खाली कोरोना गाइडलाइन ही नहीं, जब जब समाज को किसी बात की जरूरत पड़ी तो जिस आदमी ने समाज को दिशा दी, उस आदमी के जनाजे में इतनी भीड़ होना, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं, और उनके परिवार के लोग बाग भी नहीं करते। परिवार के लोगों ने और हमने मिलकर सामूहिक अपील करी, मैं अपील में साथ खड़ा हूं उनके, और उस वक्त लोग बाग चले भी गए। लेकिन जैसे ही रामगंज से आगे 4 दरवाजे की तरफ चले, लोग बाग सड़क के दोनों तरफ मकानों से, मोहल्लों से, एरिया से अनएक्सपेक्टेडली निकल के आ गए। मैं ये मानता हूं कि इसमें प्रशासन की थोड़ी चूक हुई है जी, और उस चूक के पहलू पे भी गौर किया जाएगा। बल्कि आप तो ये देखो कि प्रशासन ने मुझे भी पार्टी बनाया है, मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। ऐसा नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जबकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। कहीं भी कोई सर अब ऐसे मामलों के अंदर केस दर्ज तो होते हैं, लेकिन होता क्या है ये हर कोई जानता है। राजद्रोह में क्यों नहीं किया? राजद्रोह में क्यों नहीं किया? जिम्मेदारी होती है मदन दिलावर के खिलाफ राजद्रोह में किया है, रिजॉल्व करने की। अगर मदन दिलावर जी राजद्रोह करते होंगे तो राजद्रोह में हो गया होगा। मैं राजद्रोह का कोई काम नहीं करता भाई साहब, इसलिए मैं राजद्रोह के मामले में बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। मेरे तो ये भी आरोप नहीं था, और मेरे ऊपर तो ये भी आरोप नहीं था जिस प्रकार से गड़बड़ किया है। लोगों को ये समझाया, हजारों लोगों को कोरोना में झोंकने की कोशिश की है ना आप लोगों ने। मैंने क्या, आपको मालूम भी है क्या? आपको मालूम भी है क्या? आपको कुछ मालूम नहीं है, आप खाली हवा में बात करते हैं। मेरे को मालूम है, आप हजारों लोगों के बीच में वहां थे, अंतिम संस्कार के समय आप हजारों लोगों के बीच में थे। मैं सांप्रदायिक सौहार्द का आदमी हूं, मैं 36 कौम का आदमी हूं, और जिसकी डेथ हुई वो भी 36 कौम का। तुम्हारा तो टॉपिक हिंदुओं को मारने का है। पश्चिम बंगाल में सर कहां से कहां ले गए? नहीं मदन दिलावर जी नहीं, फिर मुझे जरा बताइए, जो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि इस मुद्दे को राजनीतिक मत बनाइए, बल्कि ये है कि राजनेता अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। ना ये मामला धार्मिक मैं ले रहा हूं, ना मैं इस मामले को राजनीतिक ले रहा हूं। नेता कितना संभाल रहे हैं? मदन दिलावर जी आप इतने सवाल खड़े कर रहे हैं सर, मुझे ये बताइए ना, गुजरात मॉडल का तो जिक्र पूरे देश में किया जाता है, छाती ठोक ठोक कर कहा जाता है। फिर बताइए अहमदाबाद के अंदर हजारों लोग कलश यात्रा में कैसे शामिल हुए, वहां पुलिस सुरक्षा कैसे दे रही थी, ये बताइए सर। राजस्थान की बात करूंगा, हंस के भी बात किया मदन दिलावर जी, वो तो राजस्थान की मदन दिलावर जी रुकिए जरा, पुलिस पर हमले किए थे, मदन दिलावर जी पुलिस पर हमले किए थे, कोरोना से लड़ेंगे, पुलिस पर हमले किए थे, ये तो रामगंज गाइडलाइन का पालन करेंगे, कोई कमी होगी उसका सुधार करेंगे। मैं चाहूंगा एक बार, अगर मेरे में कमी लगे आप मेरे को बताना, आप में कमी अरे लगी मुंह में राम बगल में छुरी तुम्हारे यहाँ, थोड़ा हंस के मुस्कुरा। अच्छा मदन दिलावर जी, कोरोना का प्रोटोकॉल तो तब भी था जब एक शव को रखकर सिविल लाइंस में प्रदर्शन किया जा रहा था, कोरोना उस वक्त भी कोरोना प्रोटोकॉल था। वो दिखता नहीं है, उसकी शक्ल मैं यही कह रहा हूं कि राजनेता सियासी फायदा उठाने के लिए उल्लंघन करते हैं नियमों का। मुस्कुरा के धैर्य से काम लिया करो। मदन दिलावर जी, प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा यार, क्या करते हो ऐसा इतनी टेंशन मत लिया करो। हाँ जी सर मेरा सवाल यह है कि जब यही सब गुजरात के अंदर होता है जिसके मॉडल का बार बार जिक्र करते हैं, तब दिखाई नहीं देता? जब कलश यात्राएं निकलती है हजारों लोगों की, तब दिखाई नहीं देता? जब पुलिस सिक्योरिटी देती दिखाई देती है, तब दिखाई नहीं देता?
जब एक शव के साथ राजनीति राजस्थान की दिल के अंदर जयपुर में आकर की जाती है तब दिखाई नहीं देता। बीकानेर में निधन होता है ना तब इनको दिखाई देता है। क्या लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? और रामगंज में जब इकट्ठे होते हैं लोग तब इनको दिखाई नहीं देता है। जब गाजी फकीर एक्सपायर होते हैं तब इनको दिखाई नहीं देता है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, जब जयपुर के अंदर एक शव को रखकर राजनीति की जाती है, प्रोटोकॉल तोड़ा जाता है, तब दिखाई नहीं देता है। अहमदाबाद के अंदर जब कलश यात्रा निकल रही होती है तब दिखाई नहीं देता है। ये क्यों नहीं मानते भारत का कानून? भारत का कानून क्यों नहीं मानते? सर, भारत का कानून एक पार्टी और एक नेता पर थोड़ी ना लागू होता है, वो पूरे देश पर लागू होता है। वो अहमदाबाद में भी लागू होता है, वो जयपुर में भी लागू होता है, सब पर लागू होता है, सब पर लागू होता है। सब पर लागू होता है, हाँ सब पर लागू होता है। तो कहिए गुजरात की बीजेपी फेल रही। कहां ले जा रहे हो डिबेट को? सर, मैं डिबेट को नहीं, मैं राष्ट्रीय पटल पर डिबेट रख रहा हूं कि जिसके हाथ में जहां ताकत वो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहा है। असगर जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से अगर सिर्फ भावनाओं की बात की जाएगी तो भावनाएं सबके लिए बराबर होती हैं। सर, किसी गरीब परिवार से भी कोई चला जाता है ना तो उस परिवार की भावनाएं उसके लिए उतनी ही प्रबल होती हैं। वो उसमें जाना चाहता है लेकिन उसको डंडे मार के भगा दिया जाता है। अगर वो उसके लिए यह सोचकर प्रतिभोज कर दे, मृत्युभोज कर दे कि उसको दूसरे लोक में कुछ मिल जाएगा, तो उस पर चालान काट दिए जाते हैं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। नियम अलग अलग नहीं हो सकते। देखिए सर, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, अब मैं चाहूँगा कैमरामैन इसको वीडियो को जूम करके दिखाएं कि इसमें बाकायदा ये अपील कर रहे हैं इसके घर के लोग, इनके पूरे ने हमेशा प्रशासन का सहयोग करा है, तो ये उनकी आखिरी कहने का मकसद ये है कि हाँ फिर भी हम ये कहते हैं कि हम परिवार तक तो गया ही नहीं, क्योंकि परिवार उस वक्त दुख में होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक चीज़ बताऊं मैं आपको, आज हम लगभग 2 महीने से घरों में हैं। हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स का मनोबल टूटता है जब ऐसे हादसा होते हैं। हम इसको मानते हैं, हम ये भी मानते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ा गया, हम ये भी मानते हैं। हमें ये भी मानना चाहिए कि ये 2 महीने से घरों में जो लोग कैद थे, ये कोई भूख की वजह से बाहर नहीं निकले, ये किसी विरोध की वजह से बाहर नहीं निकले। रामगंज से लेकर और पहाड़गंज तक ये जो 1.5 किलोमीटर का एरिया है, जैसा कि बताया गया है कि पूरी आबादी मुस्लिम है। अगर ये लोग सिर्फ घर से बाहर आकर दर्शन के लिए बाहर भी खड़े हो जाते हैं तो वहाँ 25-30 हज़ार आदमी आराम से हो जाता है, अलग अलग चौराहे पर भी। यह बात आप समझे। जबकि ये मालूम था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक सौहार्द का शांति दूत है और वो खुद अपील करता रहा है, तो हमें वक्त से पहले प्रोटोकॉल लेना चाहिए था। यानी कि गवर्नमेंट खुद अरेंज करती, खुद पहले से पहुंचते, इनके घर वाले बाकायदा करें। हमारे शहर के 25 सम्मानित व्यक्तियों ने, मुफ्ती अमजद साहब, शिया आलिम जो है नाजिश अकबर साहब, फिर आप मुझे वो नाम गिनाएं। मैं कह रहा हूं अगर सबने अपील कर दी तो उनकी मानी नहीं जा रही, तो या तो वो मुफ्ती नहीं है। नहीं मैं बताऊं, आप उनको माना नहीं जाता है। इसमें तो लाखों लोग होते हैं। दो अलग अलग नजरिए थोड़ी ना हो सकते हैं कि फतवा जारी होगा तो मान लेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। हमारी आवाजाही खुली रही होती और इधर उधर से लोग आने जाने का होता तो इसमें तो लाखों लोग होते। काफी लोग रुके सर, ये तो काफी। ये जो चौराहों पर जो भीड़ आ गई, ये जो वीडियो आप दिखा रहे हो, ये पर्टिकुलर चौराहे का है। अगर कोरोना का दौर नहीं होता सर, विजेंद्र जी मेरी बात सुनिए, अगर कोरोना का दौर नहीं होता तो शायद मैं भी उसमें शामिल होता। सुनिए, हो सकता है और भी लोग शामिल होते। विजेंद्र जी, मैं क्योंकि जिन्होंने सामाजिक कार्य किया वो धर्म के साथ नहीं बंधा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझने मेरी चीज। विजेंद्र जी, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, चीजों को समझने की जरूरत है सर। आप जितने भी क्लिप दिखा रहे हैं, सब चौराहे के क्लिप दिखा रहे हैं। एक क्लिप भी उनके मरहूम के घर से लेकर कब्रिस्तान तक का कंटिन्यू क्लिप दिखा दिए जहां पर पब्लिक दिखे। सारे आप चौराहे पे दिखा रहे हैं, जहां चौराहे पे पब्लिक रहती है क्लिप आ गई। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप 30 मई के बारे में क्यों नहीं बोलना चाह रहे? जहां 50 लोग प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं वहां क्यों नहीं बोलना चाह रहे? घुसपैठिया तो नहीं है, ये जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। मदन दिलावर जी, अगर आप ये सब कह रहे हैं तो फिर सोचिएगा, वहां जाते वक्त अपने बीजेपी नेताओं को कहिएगा वोट मांगने ना जाएं, अगर ऐसा है तो। नहीं, ये भी कहना गलत है। आपका सारे मुसलमान कांग्रेस ही नहीं, ये 2018 से पहले भी रामगंज वहीं था। रुकिए जरा मदन दिलावर जी, 2018 से पहले भी यही रामगंज था सर, यही रामगंज था ना। अगर जितने आरोप आप लगा रहे हैं, मुझे बताइए कितनों पर कार्रवाई की आपने? सुन लो मेरी बात जी, पहले सुनो मेरी बात, पहले सुनो। बोलिए सर, बोलिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो धर्म गुरुओं की बात नहीं मानता, उनके परिवार की बात नहीं मानता, कानून नहीं मानता है, लाखों लोग आ जाते हैं दिलावर सर, कि वो उनकी बात मानी तभी तो लोग नहीं आए हो सकते। दिलावर सर, लाखों लोग आते उसमें तो उनको वहां से उनके जनाजे में तो लाखों लोग होते। ये ऐतिहासिक जनाजा हो जाता
अगर आम दिन होते तो ऐतिहासिक जनाजा होता। दिलावर जी कैसा सोच लेते हैं सर, इतना कुछ? समझदार लोग तो चले गए, अरे समझदार लोग तो चले गए वापस। आप जी का बात कैसे सोच लेते हैं सर? सबसे बड़ा जाता है, उसकी सबसे बात भी बड़ा करो। आपके निवेदन पर लाखों एक लोग मिनट तो रुकिए चले गए, जरा, रुकिए। लेकिन अरे, रोहिंग्या रुकिए और जरा, आतंकवादी रुकिए। बांग्लादेश से रुक गए घुसपैठिए। ठीक है, मेरे को- मदन सुनिए, दिलावर मेरी बात जी, सुनिए, मदन दिलावर दिलावर साहब। जी, पे ऐतराज अगर है। ऐसी सर बात प्लीज होती, रुकिए, मैं रुकिए हर जरा। जुमे को मैं लोग बाहर इनकी होते असगर जी रुकिए, अगर ये मदन बात दिलावर होती तो जी। हर ईद मैं की इनकी नमाज तरह पढ़ने असगर जी बाहर रुकिए होते जरा। कैसी बातें कर रहे सर हैं? रुकिए, हाँ रुकिए जरा। मैं मदन गलत दिलावर लफ्ज़ जी, नहीं करूंगा। सबको म्यूट कीजिए। मैं डिबेट सबको म्यूट नहीं कीजिए। करूंगा। रुकिए कैसी बात जरा, कर रहे हैं? असगर जी रुकिए। मदन घरों में दिलावर लोग जी, रुकते हैं, हर फ्राइडे अरे सर रुक जाइए, सर रुक जाइए, रुक जाइए। मदन दिलावर जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मुझे ये बताइए, जो कलश यात्रा लेकर निकले, अरे रुकिए सर, रुकिए रुकिए सर। मदन दिलावर जी, जो अहमदाबाद के अंदर हजारों की संख्या में कलश यात्रा लेकर निकले, जिन्होंने ना कानून को माना, ना गाइडलाइन को माना, ना उन्होंने नियमों को माना, ना उन्होंने किसी का माना, तो क्या वो सारे के सारे आतंकवादी हैं सर? जरा बताइए मदन दिलावर जी। और क्या गुजरात के अहमदाबाद में आतंक पनप रहा है? वहां की सरकार को जांच कर लेना चाहिए, वहां की सरकार को जांच कर लेना चाहिए, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। वहां की सरकार को जांच कर लेना चाहिए। मैं यहाँ की सरकार से कह रहा हूं कि उन्होंने सरकार के आदेश को नहीं माना, कानून को नहीं माना, धर्मगुरुओं की बात को नहीं माना, परिवार के लोगों की बात को नहीं माना, और जो ये कह रहे हैं कि वो लाखों लोग थे, तो इसका लोग समझदार तो चले गए, और आतंकवादी रोहिंग्या और घुसपैठे रुक गए क्या, ये बताए। पर रफीक नहीं नहीं नहीं, ठीक है मदन दिलावर जी, देखिए ऐसी भी बातें मत कीजिए कि समाज को बांट दिया। मैं यहाँ नेताओं की जिम्मेदारी तय कर रहा हूँ, आप समाज पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मनीष पारिक जी, समाज को बांटने की बात नहीं कर रहा, समाज को बांट ही इन्होंने रहे हैं कहा सर कि आप। लाखों लोग चले गए वापस, समझदार लोग चले गए, और ये असमझदार लोग भावना रुक नाम गए। की एक चीज होती है सर, आस्था नाम की एक चीज होती है नहीं होती है सर? आप सबको आतंकवादी घोषित कर देंगे, ये किस तरीके के तर्क है? भावना इन्हीं की होती है। नहीं, भावना गुजरात में भी तो है सर, अहमदाबाद में भी तो है। भावना हमारी नहीं थी। सोमगिरी जी महाराज जब बीकानेर में उनका निधन हुआ, मैं तब आपके हमारी नहीं व्यक्तिगत थी। मुद्दे पर डिबेट जब नहीं हमारी कर रहा हूं थी। सर, मैं नेताओं के इन्हीं की जवाबदेही भावना पर है। डिबेट कर रहा हूं, मैं हमारे व्यक्तिगत मुद्दे पर सोमगिरी नहीं कर रहा महाराज सर। करोड़ों करोड़ लोगों के ठीक है, लोगों के श्रद्धा के आचार्य केंद्र राघवेंद्र, थे। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये जिस तरीके की व्यक्तिगत की घटनाएं बात हुई करें, हैं अभी भावनाओं की अलग बात अलग करें, जगहों तो व्यक्तिगत की पर, बात क्या करें, वाकई व्यक्तिगत में नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए, पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो अहमदाबाद में हो रही है या रामगंज के अंदर हो रही है, सबको नोटिफाइड किया जाए, सबके खिलाफ सब जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो पुलिस महकमे से हो, नेता से हो या कोई और हो, ताकि आगे से ऐसा ना हो। बिल्कुल विजेंद्र भैया, देखो ये जो इतना बड़ा जो ये घटना घटी है, इसके पीछे कहीं भी अभी रफीक खान जी भी मान रहे हैं इस चीज को कि गलती हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो इसमें पुलिस विभाग की भी गलती है, क्षेत्रीय, क्या उनमें जो इतनी भीड़ हुई, क्या उनमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं था? क्या सारे बालक थे? ये बड़ा सोचने का विषय है। इतनी बड़ी, ये कह रहे थे रिश्तेदार हैं उनके, क्या रिश्तेदारों में कोई भी उच्च पदों पे नहीं है? क्या सारे अनपढ़ हैं? कोई तो इतना गैर जिम्मेदार होगा, क्या जिम्मेदारी लेने को हुए? रही बात, जब मेरे को अगर थाने से नोटिस करके पाबंद किया जा सकता है, तो वहां पे भी इतने लोग थे। अभी रफीक खान जी के ऊपर जब मुकदमा दर्ज हुआ है, रफीक खान जी आप एक अपने पे लेके कितनों को बचा ले जाएंगे? इसके पीछे कितनी बड़ी गलती हुई है। आज कोरोना जैसी महामारी, ठीक है, मुझे क्योंकि प्रोग्राम को क्लोज करना है। मनीष पारिक जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये नियमों के उल्लंघन का मुद्दा है, और उसके लिए चाहे कोई हो, कोई नेता, कोई पार्टी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैंने यही निवेदन किया कि इस बारे में विजेंद्र जी के जो कानून अपना काम करता है, रफीक खान जी ने भी कहा, मैंने कहा कि अगर अपन साले मोहम्मद जी के जनाजे में उस समय उनके वालिद साहब के अगर वो काम हो जाता, मुकदमा दर्ज होता, तो यहाँ पे नजीर मिल जाती, और जब नजीर ये मिलती कि आप ऐसा काम नहीं करना चाहिए वरना मुकदमा दर्ज हो जाता है। मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ राजस्थान से, ना मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, ना मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार केवल बात करी राजनीति की, वो असगर अली साहब ने जब कहा कि मोदी जी के 2 साल जश्न में खूब गाइडलाइन टूटी है, ऐसा नहीं था। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये धर्म गुरु है, इनको राजनीतिक आदमी की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर ये नजीर बनती पहले, अगर ये डूंगरपुर की मस्जिद की भीड़ के बारे में मुकदमा दर्ज होता, नजीर बनती, तो जयपुर में ऐसा नहीं होता। और हमारे रफीक खान साहब ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर। अगर इस तरीके से मोब के जरिए, भीड़ के जरिए कानून टूटेंगे, तो फिर आम आदमी कब किस तरीके से सड़क पर निकलेगा, और कैसे तय हो कि आम आदमी कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करे?
देखिए विजेंद्र जी, राजस्थान सरकार द्वारा अपने नियमों की पालना करवाई जा रही है और यदि नियमों की अवहेलना होती है तो उसके खिलाफ भी प्रक्रिया है, उसके लिए मुकदमा भी दर्ज हुआ, ये आपको बताया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक अंतिम यात्रा थी जिसके दर्शन के लिए लोग अपने आप स्वेच्छा से बिना बुलाए अचानक वहां पहुंचे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने कार्यक्रम किए थे उनमें बुला बुला करके लोगों को आपने अवहेलना करवाई थी। तो सबसे बड़ी बात फिर आप उसी दिशा में जा रहे हैं सर। अंतिम सफर पर किसी को नहीं बुलाया जाता है, गांव बस्ती में भी नहीं बुलाया जाता। और आप अगर गांव बस्ती को जानते होंगे, अगर कोई एक शख्स चला जाता है तो पूरा गांव उसके अंतिम सफर में इकट्ठा होता है। लेकिन आपने कानून बना दिया कि 20 से ज्यादा नहीं होंगे। ये बनाए ना कानून। रफीक खान जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, क्योंकि आप सरकार में भी हैं, विधायक भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, इससे सीख क्या मिली सर? देखिए बिल्कुल मैं जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इस बात को कहीं भी एनकरेज नहीं कर रहा हूं और कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही मेरे को पता लगा मैं वहां मौके पे गया। मौके पे जाके मैंने उनके परिवार के साथ खड़े होकर अपील करी और ये कहा कि भाई हमें यहाँ से डिस्बर्स हो जाना चाहिए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जिस आदमी के जनाजे में हम हैं, जिनकी शव यात्रा, जिनका जनाजा हम लेके जा रहे हैं, उन्होंने हमेशा कोरोना गाइडलाइन को पालन किया। हमें भी इनकी आखिरी अंतिम यात्रा में हमें इनके इन बातों को ध्यान में रख के चलना चाहिए जी। और उसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा, लोग बाग कम भी हुए वहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम रास्ते में गए तो लोग दोनों तरफ घरों के आसपास सड़कों पे खड़े थे, एकदम से निकल के आ गए। पुलिस का कंट्रोल वहां नहीं रहा, जोर जबरदस्ती का मामला नहीं था क्योंकि पब्लिक के इमोशंस थे, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेंटिमेंट्स। बाकी मेहमान आपका भी शुक्रिया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जहां नेता होता है वहां जिम्मेदारी ज्यादा होती है और जिम्मेदारी को निभाते हुए नजीर पेश करनी चाहिए। इस तरीके की घटनाएं आम आदमी के बीच में ये संदेश देती है कि खास के लिए कानून अलग और आम आदमी के लिए कानून अलग है। नमस्कार।